हेलो बच्चों, माई सेल्फ नीतीश उपाध्याय। आई एम टीचिंग द केमिस्ट्री फ्रॉम लास्ट 11 to 12 ईयर। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण मेन ये है कि ऑर्गेनिक में हमें जो ज़्यादातर क्या मिलता है, ज़्यादातर हमें रिएक्शंस मिलते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ इस वीडियो जो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, इसमें थोड़ा हो सकता है फास्ट पढ़ाऊँ या फिर जो भी आपको लगे। हाँ, तो ऑर्गेनिक में हमें मेनली क्या मिलते हैं, हमें जो मेनली जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। हमें ऑर्गेनिक में ज़्यादातर जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, पढ़ने के लिए क्या मिलते हैं, हमें रिएक्शंस मिलते हैं। तो अभी जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते होंगे वो भी रिएक्शंस बेस्ड पे, रिएक्शन के बेसिस पे ही आते होंगे। तो अगर हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, और रिएक्शंस को हम याद कर लेते हैं, है ना। यही कर सकते हैं ना, रिएक्शंस को याद कर लेते हैं। तो नहीं, ऑर्गेनिक में दो तरीके से आप ऑर्गेनिक को पढ़ सकते हो। या तो आप याद कर लो, एक तो वो तरीका है आप याद कर लो, दूसरा है आप रिएक्शंस को समझो, रिएक्शन के पथ को समझो कि किस पथ को होते हुए रिएक्शन गया है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि रिएक्शन का पथ क्या है, कोई भी रिएक्शन है वो कौन से पथ को फॉलो कर रहा है, तो जब आप बहुत सारे रिएक्शंस के पथ को फॉलो करोगे, बहुत सारे रिएक्शन कौन कौन सा पथ फॉलो कर रहा है, जब ये आप निचोड़ निकाल लोगे, जब ये आप समझ जाओगे कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जब आपके सामने कोई अननोन रिएक्शन भी आएगा, मान लो आपके सामने कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है जिसका रिएक्टेंट कुछ अलग हो, रिएजेंट कुछ अलग हो, है ना। उस केस में आप जब आप रिएक्शन के पथ को पढ़े हुए होगे, समझे हुए होगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझे हुए होगे, तो उस केस में आप उस अननोन रिएक्शन को भी इजीली अप्रोच कर पाओगे। कम से कम अप्रोच तो कर ही पाओगे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, कुछ ना कुछ अप्रोच करोगे और पूरा चांस है कि आप उसको सॉल्व कर दो, है ना। तो रिएक्शन, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। रिएक्शन को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, या तो याद कर लिया जाए, जो कि उतना अच्छा तरीका नहीं है। आप रिएक्शन को उसके मैकेनिज्म के थ्रू समझो। मैकेनिज्म मतलब उसका पथ क्या था, कौन से पथ को फॉलो करते हुए वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम रिएक्शन मैकेनिज्म, एक टॉपिक है उसके अंडर में कवर करते हैं। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कवर करते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप। और एक होता है रीअरेंजमेंट है ना। तो ये इन तीनों को पढ़ाते समय ही मैं इसको समझा दूंगा बीच में, है ना। इन तीनों को पढ़ाते समय ही इनमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें ही आपको इसको मैं कवर कर लूँगा। तो इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है होता है सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है, आप बोल सकते हो टफ, थोड़ा माना रिलेटिवली टफ माना जाता है एलिमिनेशन, देन फाइनली एडिशन, है ना। तो हम सबसे टफ वन है उससे स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक मतलब बहुत थोड़ी सी है। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, हमारा एक चैप्टर है क्लास 12 में, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। उसमें एक टर्म आता है, वो टर्म होता है मॉलिक्यूलरिटी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी, ये टर्म हमें पता होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये होता है कि कितने रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शंस में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका सम। मान लो कोई रिएक्शन है, अभी उस पर भी डिपेंड करता है रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है यानी वन स्टेप, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जो वन स्टेप में होता है, वन स्टेप रिएक्शन है, अगर कोई ऐसा रिएक्शन जो वन स्टेप में होता है, यानी कोई वन स्टेप रिएक्शन अगर है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। मान लो कोई रिएक्शन ऐसे होता है A+B→C, ऐसा है, ये वन स्टेप है, ये रिएक्शन इसकी एक सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन। अगर ऐसे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हमें फाइंड करना हो,
ऐसे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी अगर हमें फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड कर देना है। तो इसमें ये हमें पता है ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम ऐड कर देंगे। तो कितने रिएक्टेंट है, एक ये रहा और एक ये। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। वो भी अलग अलग रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सिंपल है, वन स्टेप में होता है, उस वन स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको ऐड कर दो। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, दिक्कत आती है हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी जो मोर देन वन स्टेप में होता है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास है यानी कि जो मोर देन वन स्टेप में होता है। मान लो कोई रिएक्शन है A + B टेंड्स टू D, A + B टेंड्स टू D। अब उसमें होता है क्या, मान लो ये जो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर से मैं बोल रहा हूँ मैकेनिज्म, यानी इसके पथ को देखना है हमें कौन कौन से स्टेप में होता है। तो अगर इसका मैकेनिज्म हमने मान लो निकाला, इसका मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप में आया। मान लो पहले ए से क्या बना, पहले ए और बी मिलाकर क्या बना, पहले ए और बी मिलाकर बना सी, फिर सी से क्या बना डी। तो देखो रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है। इस पहले वाले स्टेप में क्या प्रोडक्ट हमें मिल पाया, क्या नहीं, दूसरे वाले स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिला। यानी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हुआ है। अब 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन का भी एक स्पीड होता है ना, हर चीज को करने का स्पीड होता है। हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में एक और टर्म होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, हम जानते होंगे। तो हर काम को करने का एक रेट होता है, टाइम लगता है हर काम को करने में, तो हर टाइम पे हर चीज़ का एक रेट होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कितने समय में कितना टॉपिक कवर कर पा रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ तो किस स्पीड से चल रहा हूँ, भी तो रेट ही है ना। उसी तरह रिएक्शन का भी रेट होता है। तो अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो क्या दोनों स्टेप का जो रेट होगा, जो स्पीड होगी, वो क्या सेम होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी, किसी की ज्यादा होगी या किसी की कम होगी। तो मान लिए कि जो पहला स्टेप है वो थोड़ा स्लो है, तो पहला स्टेप क्या है, थोड़ा सा स्लो है। जो दूसरा स्टेप है थोड़ा फास्ट है ना। पहला स्टेप क्या है, स्लो, दूसरा स्टेप है फास्ट, ठीक है। तो अगर एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो उस रिएक्शन का, उस मेन रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन, इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इसके उस स्टेप पे डिपेंड करेगी जो सबसे स्लो हो। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप पे हो रहा है तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो स्टेप स्लो हो। अब इसका कारण समझिए। मान लीजिए हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल हमारे पास है बड़ा अच्छा सा। मान लीजिए एक साइकिल की इंडस्ट्री है, एक जो है साइकिल का इंडस्ट्री है, साइकिल का प्लांट, मान लो इंडस्ट्री, उसमें 3 प्लांट है, एक प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट। पहले प्लांट में जो पहला प्लांट है वो साइकिल का हैंडल बनाता है, क्या बनाता है, साइकिल का हैंडल। दूसरा जो प्लांट है वो साइकिल का पैडल बनाता है, क्या बनाता है, साइकिल का पैडल। और जो तीसरा जो प्लांट है वो बनाता है रेस्ट ऑफ द पार्ट, है ना, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द साइकिल। जो तीसरा प्लांट है, एक इंडस्ट्री है साइकिल की, इसमें 3 प्लांट है। पहला प्लांट हैंडल बनाता है, दूसरा प्लांट पैडल बनाता है, तीसरा प्लांट क्या बनाता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है, ठीक है। मान लीजिए हैंडल वाला प्लांट एक दिन में 100 हैंडल बना लेता है। हैंडल वाला जो इंडस्ट्री है वो एक दिन में 100 हैंडल बना लेता है। और जो पैडल वाली इंडस्ट्री है वो एक दिन में सिर्फ, पैडल वाला जो प्लांट है वो एक दिन में सिर्फ 50 पैडल ही बना पा रहा है। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ बन रहे हैं, उस प्लांट में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बन रहे हैं वो सिर्फ 30 बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक साइकिल की इंडस्ट्री है, इसमें 3 प्लांट है। पहला प्लांट में हैंडल बन रहा है, दूसरे प्लांट में पैडल बन रहा है, तीसरे प्लांट में क्या बन रहा है, रेस्ट ऑफ द पार्ट।
जो हैंडल वाला प्लांट है वो एक दिन में कितने हैंडल बना रहा है? 100। जो पैडल वाला प्लांट है वो एक दिन में कितने पैडल बना रहा है? 50। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कितना बन रहा है? 30। तो बताइए इस साइकिल के इंडस्ट्री से पर डे कितने साइकिल का प्रोडक्शन होगा? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 30, है ना। तो टोटल साइकिल जो मान लीजिए ये जो साइकिल का प्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में हो रहा है ना। तो साइकिल का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पर डे किस पे डिपेंड किया? जिस प्लांट का रेट सबसे स्लो था। समझ रहे हैं? हैंडल आपका 1000 बन जाए, 5000 बन जाए, रेस्ट ऑफ द पार्ट एक ही बनेगा, तो साइकिल का प्रोडक्शन कितना हुआ पर डे? एक ही हुआ ना। तो यही कारण है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो है उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो रेट सबसे स्लो हो। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी, जो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले जानना जरूरी था, क्योंकि उसमें आता है SN2, SN1। तो ये 2 और ये 1 होता है ना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ही होती है ना। तो इसलिए मुझे जरूरी था आपको बताना कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। और जो दूसरा टर्म है वो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। आई होप आप सब जानते ही होंगे, सिंपल सा है वो। तो जैसे मान लीजिए Cl है, हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन एक है, Cl है। हाइड्रोजन जो है ये H जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का आइटम है, Cl जो है वो क्लोरीन एलिमेंट का आइटम है। अब दोनों अटैच हो गए हैं, हाँ, दोनों एक साथ आ गए हैं, तो कोई ना कोई इनके बीच में कोई ना कोई होल्डिंग फोर्स है ना, जो दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है। इसी होल्डिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी होल्डिंग फोर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड, बोलते हैं ना बॉन्ड। बॉन्ड बनता कैसे है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जानते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन करता है? ओवरलैपिंग करता है ऑर्बिटल। किसके ऑर्बिटल? एटम्स के ऑर्बिटल। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? तो हाइड्रोजन का एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और क्लोरीन का एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। यदि ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन के ऑर्बिटल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और जब ये ओवरलैप करते हैं तब जाके बॉन्ड बनता है, हम जानते हैं। तो जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये हमें हमेशा बताते आई है कि हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जस्ट ऑपोजिट में उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, जो कि ग्राउंड स्टेट में वैकेंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि हर एटम के पास जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, जो उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस होते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा जो टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। आपको ये जानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो कि वो दूसरे को डोनेट कर सके। जैसे यानी कि उसके ऊपर यानी या तो नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड्स हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच कहला सकता है। किसी एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो, या पाई बॉन्ड हो, तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन रिच कहला सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वही न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वही न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं ये भी जान लीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है सिर्फ वही जो है इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी कि क्या? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब पॉजिटिव चार्ज पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास है
CCl बॉन्ड। अब CCl बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो जब कोई बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, डिफरेंट हो, तो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके टुवर्ड्स शिफ्ट होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो मतलब ही होता है ना टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मान लो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स Cl के टुवर्ड्स थोड़े शिफ्ट होते हैं, तो इसके ऊपर टुवर्ड्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाए तब तो Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, C के ऊपर प्लस आ जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है स्लाइटली जो है Cl के टुवर्ड्स शिफ्ट होंगे, यानी इससे दूरी बना लेंगे, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो आएगी लेकिन कंप्लीट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली जा नहीं रहे हैं। तो जो कमी आएगी वो पार्शियल आएगी, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर ऑक्टेट रूल फुलफिल, जैसे BH3 है। हाँ, BH3 में क्या बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, बोरॉन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 बॉन्ड से बोरॉन को सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस केस में भी ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर सकता है, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। या फिर कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे कोई एटम डबल बॉन्ड से किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप में भी जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल किसको अप्रोच करता है, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल किसको अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल को। ये दोनों आपस में अप्रोच करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस सिस्टम को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस सिस्टम को बेस भी बोल सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप जाने। तो SN2 रिएक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे अभी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो सब्स्टिट्यूशन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि जहाँ पे रिएजेंट होता है जो रिएक्टेंट को अप्रोच करता है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट मतलब कौन, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा स्पेसीज जो रिएक्टेंट को अप्रोच करता हो उसे बोलते हैं रिएजेंट। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिच, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है ना, पाई बॉन्ड वीक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड होने के कारण क्या होगा, वो कहीं पे वो उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कहाँ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी ऐसा तो वो क्या कहलाएगा, उसको वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट को इलेक्ट्रॉन दे सके वो तो न्यूक्लियोफाइल है ना। ठीक है, तो मेनली हम 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक से। तो न्यूक्लियोफिलिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये जो है मेनली 2 तरह के होते हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिंपली आप SN दोनों एक ही चीज़ में एक ही में कवर कर लूँगा मैं, SN1 और SN2 और SN1। अब SN2 और SN1, S का मतलब तो आप समझ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब भी आप समझ रहे हैं क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी 2, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर। यहाँ पर 1 है यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो SN2 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, है ना। अब SN2 हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड को क्योंकि काफ़ी छोटा है, मैं
इमरजेंसी में वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, तो मैं ले आया था मार्केट से ये टेम्प्रोरी। तो SN2 है ना, नाम बता दीजिए आप। तो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टू का मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। इसको अपोजिट करके भी लिखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। मैंने चूंकि इस तरह से अरेंज है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। लोग इसको, जैसे आपने क्या बोला, इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो। जनरली वैसे ही ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।